नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। दिल्ली में आज से भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज एक सर्विस का उद्घाटन किया है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है भारत टैक्सी से देश में कोऑपरेटिव क्रांति। जी हाँ, ये टैक्सी ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर आधारित है और इस ऐप में राइड पर ड्राइवरों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि इसमें उनकी कमाई पर कोई कमीशन नहीं कटेगा। ड्राइवर्स के अलावा इस इस्तेमाल से कस्टमर्स को भी काफी फायदा होगा क्योंकि उन्हें सर्ज प्राइसिंग से मुक्ति मिलेगी। भारत टैक्सी का शुभारंभ विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। ओला उबर को अब बाजार में कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि लॉन्च हो गया है भारत टैक्सी ऐप। ये देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है। आज दिल्ली में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया। भारत टैक्सी एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए लोग ऑटो, कार और बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये सर्विस सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत शुरू की गई है। ये देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। भारत टैक्सी पूरी तरह ऐप आधारित स्वदेशी टैक्सी सर्विस है। माना ही जा रहा है कि इसके आने से ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी और कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा आम ग्राहकों को मिल सकेगा। भारत की अपनी ऐप आधारित स्वदेशी टैक्सी सेवा शुरू की गई है जिसका कि नाम भारत टैक्सी रखा गया है। जी हाँ, इसका जो ध्येय वाक्य है भारत की अपनी टैक्सी। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं बहुत सारी कंपनियां दे रही थी उसमें सर्ज प्राइसिंग का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी। भारत की अपनी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरीके की टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर बेस्ड भारत टैक्सी ऐप में राइड पर कोई कमीशन नहीं कटेगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवरों को अब ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहा जाएगा। सरकार के अनुसार इस ऐप पर काम करने वाले सारथी ही इसके असली मालिक होंगे। वहीं हर राइड का पूरा किराया सीधे सारथी के बैंक अकाउंट में जाएगा। जिसे हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइसिंग मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम लोग हर कस्टमर को, ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं कि हम आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोई भी राइड हेलिंग सर्विस नहीं बताती है वहाँ प्राइस एक एल्गोरिथम से बनकर निकलता है। और वो क्या करते हैं उसमें, जैसे जब बारिश हो गई, जाम लग गया या फिर आपका कौन सा महंगा फ़ोन है, आपकी बैटरी कम है, उस हिसाब से आपके रेट बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हमारे केस में हम लोग बहुत ही फेयरली बताते हैं कि इतना प्राइस आपको पे करना है। भारत टैक्सी का लक्ष्य पूरे देश में 22 लाख टैक्सी चालकों को इस ऐप से जोड़ना है। फिलहाल 4 लाख ड्राइवर इस ऐप से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी इससे जुड़े ड्राइवरों से किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं ले रही है, लेकिन भविष्य में ऐप इस्तेमाल करने का वो मामूली किराया वसूल सकती है। ऐप का चार्ज जब ड्राइवरों को कम देना पड़ेगा तो इससे बड़ी संख्या में ड्राइवर जुड़ेंगे। मुझे तो लगता है पर डे इसमें 10 राइडें हर एक ड्राइवर करेगा और जितनी भी निजी और ऐप बेस्ड कंपनियां उनको सब छोड़ देंगे, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कस्टमर हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। हर महीने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियां भारत का बाहर ले जा रहे हैं, तो भारत में बचेगा। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। बारिश, ट्रैफिक या पीक टाइम के नाम पर किराया नहीं बढ़ेगा। किराया पहले से तय और पारदर्शी रहेगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। देखिए, दिल्ली से नोएडा जाता है तो जो हमारा प्राइस रफली यही 14 से 16-17 रुपए किलोमीटर के आसपास रहेगा बीच में। तो आप अगर 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप मान लीजिए 300 से 350 रुपये, प्लस जो बीच में टोल वगैरह लगते हैं वो उस हिसाब से प्राइस रहेगा। फेयर मतलब इसी के आसपास ही रहेगा प्राइस। भारत टैक्सी पूरी तरह स्वदेशी है, जिससे इसमें सफर करने वाले ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा मुहैया हो सकेगी। यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भारत टैक्सी ने दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस के साथ साझेदारी की है। ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग, वेरीफाइड ड्राइवर, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और 24/7 कस्टमर केयर जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा इसे मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा गया है। सबसे खास बात यह है
कि भारत टैक्सी में सभी जो ड्राइवर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ड्राइवर्स को इंश्योरेंस इसमें दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा इनके परिवार वालों को, क्योंकि ये एसोसिएशन पूरा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। इसमें अगर फ़ायदा होता है तो उस फ़ायदे को जो ड्राइवर्स के बच्चे हैं उनको काफ़ी उनको मदद मिलेगी और स्कूलों में उनको पढ़ाया जाएगा। देश में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के बीच अब सरकार और सहकारिता मॉडल पर आधारित एक नया विकल्प सामने आ गया है। ऐसे में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया भारत टैक्सी ऐप अब आम लोगों के लिए उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। प्रशासन की कोशिश है कि सभी भक्तों को सहूलियत के साथ भगवान महाकाल के दर्शन हो जाए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है महाशिवरात्रि के लिए महाकाल का श्रृंगार। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन मौके पर सबसे ज्यादा रौनक उज्जैन में देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि के महापर्व को उज्जैन नगरी में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसमें उज्जैन केवल एक शहर नहीं रहता, ये आस्था, तप, भक्ति और मोक्ष की अनुभूति बन जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सजने संवरने को तैयार है, क्योंकि आ रही है महाशिवरात्रि, वो पावन रात्रि जब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। दरअसल भगवान महाकाल से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में आस्था के समंदर को संभालने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर एक्शन प्लान बना लिया गया है। बुधवार को इस सिलसिले में श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाशिवरात्रि की व्यवस्थाओं पर गहन मंथन हुआ और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए। मीटिंग में तय किया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिशा सूचक और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। दिव्यांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर सुविधा मौजूद होगी। मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। वहीं मंदिर परिसर की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। 1 जनवरी का समय था, उस समय 7-8 लाख लोग आए थे। तो ऐसा अंदाजा है कि महाशिवरात्रि पे करीबन 10 लाख के आसपास श्रद्धालु शहर में आएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के पहले दिन शिव नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। इसके तहत प्रतिदिन भगवान को केसर और चंदन का उबटन लगाया जाता है और दूल्हे के स्वरूप में 9 दिनों तक भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता है। शिव नवरात्र महोत्सव की शुरुआत 6 फरवरी से होनी है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। उज्जैन ही नहीं, काशी विश्वनाथ की नगरी में भी महाशिवरात्रि पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। लिहाजा काशी में भी तैयारियां जोरों पर हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए दिव्य प्रसाद भेजा जाएगा। ये प्रसाद दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को भेंट स्वरूप अर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि से गाजे बाजे और मंगल ध्वनि के मध्य काशी विश्वनाथ धाम को प्रसाद भेजा जाएगा, जो 9 तारीख की सुबह काशी विश्वनाथ धाम में वहां के अधिकारीगण प्राप्त करेंगे और वह प्रसाद शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव को भेंट किया जाएगा। महाशिवरात्रि आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में देश भर में तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कोटा तक का रास्ता जल्द खुलने वाला है। 2 दिन में इस रूट पर वाहनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दिल्ली से कोटा तक का सफर होगा आसान। 2 दिन में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कोटा तक वाहनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ऐसे में सालाना पास वाले लोग केवल 15 रुपए के टोल में दिल्ली से कोटा पहुंच सकेंगे। साथ ही उनका यह सफर केवल 5 घंटे में पूरा हो सकेगा। 8 घंटे का सफर अब महज 5 घंटे में होगा पूरा। दिल्ली से कोटा तक फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। महज 15 रुपए के टोल में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भरेंगी रफ्तार। दिल्ली से कोटा तक का सफर अब रफ्तार के साथ बेहद किफायती होने जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कोटा तक वाहनों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे से सिर्फ 5 घंटे में दिल्ली से कोटा का सफर पूरा होगा। सालाना पास वाली गाड़ियों से सिर्फ 15 रुपए टोल वसूला जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब कोटा तक शुरू होने वाला है। 1 से 2 दिनों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कोटा तक शुरू कर दिया जाएगा। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित देश के हजारों शहरों के लाखों बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 35,000 से ज्यादा गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे से गुजरती हैं। फिलहाल कोटा जाने वाली गाड़ियों को सवाई माधोपुर के पास एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर स्टेट हाईवे पर जाना पड़ता है। लबान पहुंचने के बाद गाड़ियां दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ती हैं। इससे सफर में वक्त ज्यादा लग रहा था। अभी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर तक संचालित हो रहा था। कोटा तक एक्सप्रेसवे को बंद किया गया था, सवाई माधोपुर से कोटा तक। लेकिन अब सवाई माधोपुर से कोटा तक का हिस्सा, करीब 44 किलोमीटर का जो हिस्सा है, उसको NHAI जल्द ही शुरू करने जा रहा है। अब दिल्ली से कोटा जाने वाली 4 लेन का काम पूरा हो चुका है। कोटा से दिल्ली की तरफ आने वाले एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। मार्च तक ये रूट भी खुलने की उम्मीद है। फिलहाल स्टेट हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इससे वक्त के साथ साथ ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के खुलने से लोगों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी, क्योंकि महज 15 रुपए के टोल शुल्क में लोग इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। साथ ही जहां अभी दिल्ली से कोटा पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, वहीं अब ये दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय हो सकेगी। जयपुर से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक का मशहूर बेने डोसा दिल्ली वालों को दीवाना बना रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में खुले बेने डोसा के रेस्टोरेंट में इसे खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है दिल्ली में छाया बेने डोसा का जादू। जी हाँ, ग्रेटर कैलाश में रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यहाँ लोग अपने पसंदीदा डोसे का स्वाद चखने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। दरअसल यहाँ बेने डोसा को मक्खन के साथ बनाया जाता है। दिल्ली में जब बेंगलुरु स्टाइल वाले डोसे की खुशबू बिखरी तो रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लग गई। कर्नाटका का मशहूर बेने डोसा अब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में फूड लवर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पिछली बार ट्राई करा, टेस्ट बहुत अच्छा था। इडली और डोसा दोनों बहुत टेस्टी, बहुत मजा आया। प्लीज आओ खाओ भाई, बहुत टू गुड टू गुड। कन्नड़ भाषा में बेन्ने का अर्थ है मक्खन, और यही इन डोसों की सबसे बड़ी खासियत है। इसका जो बैटर होता है ये भी अलग होता है जो रेगुलर हम डोसा खाते हैं। यस, ये बैटर भी अलग होता है, इसका फर्मेंटेशन का स्टाइल भी अलग होता है, इसका फर्मेंटेशन का टाइम भी अलग होता है। इसके लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी अलग होता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो भी अलग होते हैं, उनका मात्रा भी अलग अलग होता है। बेंगलुरु के बाद बेन्ने डोसा मुंबई में भी लोकप्रिय हुआ, और अब मुंबई से ये जायका दिल्ली वालों को लुभा रहा है। ये डोसा कई मायनों में पारंपरिक साउथ इंडियन डोसे से अलग है। बेन्ने डोसा का बैटर दूसरे डोसे के मुकाबले ज्यादा मोटा दिखता है।
खास बात ये है कि ये डोसा चटनी के साथ ही खाया जाता है, सांभर के साथ नहीं। आप यूजुअली अगर डोसा खाने जाते हैं तो या तो आप वो क्रिस्प पेपर डोसा ऑर्डर करते हैं या फिर अगर सॉफ्ट कुछ खाने का मन है तो उत्तपम। बट आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आपको बेनी डोसा में मिलेगा, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है, बिकॉज ये बाहर से क्रिस्प है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है जब आप इसको ट्राई करेंगे। बात जायके की हो तो दिल्ली वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेन्ने डोसे के लिए ये लंबी कतारें जायके के लिए दिल्ली वालों की इस दीवानगी की गवाही दे रही है। दिल्ली से सुयेशा सावंत, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज के माघ मेले में आस्था और विश्वास की अनोखी दुनिया बसी हुई है। यहाँ आस्था के अनेक रंग देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक है राम नाम। संगम नगरी में पिछले कई वर्षों से एक अनोखा राम नाम बैंक संचालित हो रहा है। यहाँ नोटों की जगह राम नाम की हस्तलिखित कॉपियां जमा होती हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है आस्था की नगरी में श्रद्धा का राम नाम बैंक। आपको बता दें कि प्रयागराज के राम नाम बैंक में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु राम नाम लिखी पासबुक जैसी कॉपियां जमा करते हैं, जिससे भक्ति और पुण्य की कमाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राम नाम लिखने से बहुत फायदा हुआ है। किसी का कहना है कि हार्ट अटैक आया, 3 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन राम नाम लेखन के बल पर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये बैंक मेला की आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है। मुख्य ब्रांच सिविल लाइंस में है, जबकि माघ मेला में हर साल सेक्टर 1 अक्षयवट मार्ग पर अस्थायी शाखा खुलती है। खास बात है कि राम नाम बैंक में खाता खोलना बेहद आसान है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई आईडी या फिर शुल्क नहीं चाहिए, बस नियम है अच्छा स्वभाव और कर्म। यहाँ खाता खोलने पर 32 पेज की सादी कॉपी दी जाती है। खाता धारक को लाल पेन से हर पेज पर 108 बार राम का नाम लिखना होता है। अब तक लाखों लोग इस बैंक से जुड़ चुके हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज के गोधन रिसर्च लैब में गौमूत्र से तैयार की गई अनोखी स्याही। ये स्याही न केवल जल प्रदूषण को रोकेगी, बल्कि इसका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में भी किया जा सकेगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो है गौमूत्र से तैयार हुई इको फ्रेंडली स्याही गौरंग। देखिए, रंगों और स्याही से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण सालों से एक बड़ी समस्या बना हुआ है। केमिकल, डाई और स्याही जमीन के रास्ते पानी में मिलकर इंसानों, जानवरों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। अब इस चुनौती का समाधान खोजने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से एक अनोखी और देसी रिसर्च सामने आई है, जहां गौमूत्र से इको फ्रेंडली स्याही और पिगमेंट विकसित किया गया है। इस स्याही का नाम रखा गया है गौरंग। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की गोधन रिसर्च लैब में यह अनोखा प्रयोग किया गया है। रिसर्च के दौरान एक सामान्य लैब प्रयोग में गौमूत्र से ब्लू पिगमेंट प्राप्त हुआ। यह पिगमेंट लिक्विड और सॉलिड दोनों रूपों में तैयार किया जा सकता है और इसमें 100% गौमूत्र और बहुत कम मात्रा में एक साधारण सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया। इस प्रयोग की खास बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है और इसको बनाने में ना भारी मशीनरी लगी है और ना ही महंगे उपकरण। गौरंग को पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा चुका है और इस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश भी किया जा चुका है। गौमूत्र के अब तक बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, लेकिन रामजस कॉलेज में एक ऐसा इंक बनाया गया है गौमूत्र से जो कि वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक खत्म करने की क्षमता रखता है। वो उसका इंक हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गौमूत्र से तैयार की गई है और वो पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुचि भी हैं और उनकी टीम भी है कि किस तरह से उन्होंने गौमूत्र से इस इंक को बनाया और उसके तमाम सारे प्रयोग भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे जो उसकी इंक बनी है उसे फिलहाल एक फैब्रिक पर यूज़ किया गया है। जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाटर पॉल्यूशन है उससे हमें थोड़ा सा लगा कि हम इसमें काम कर सकते हैं। मेनली जो वाटर पॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो जो हमारी डाइस है, चाहे क्योंकि राजस्थान उसका बहुत बड़ा गढ़ है और बिना, हम पहले भी बता चुके हैं कि बिना रंगों के तो कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा चलिए अगर हम काऊ, वैसे तो हमारा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री से और किसी और पे था कि हम काऊ डंग से बायोपॉलीमर बना रहे थे, तो हमारी गलती से ये हमारा इंक बन गया। इंक को अगर हम केमिस्ट्री में बोले तो पिगमेंट बना है, ये ब्लू पिगमेंट है। ब्लू पिगमेंट जो है ये बेसिकली बड़ी सारी डाइज में ये हमारा इंडिगो डाई में आता है। तो इंडिगो डाई में आने से इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। जो इंडिगो का फ़ायदा है वो हमारा इसका एप्लीकेशन में हमारा यूज़ अप है।
और अब आपको लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या, जहां पर अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भव्य मंदिर के बाद अब अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर संग्रहालय बनाने की तैयारी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, अयोध्या में बनेगा सबसे बड़ा टेम्पल म्यूजियम। अयोध्या में आस्था के साथ इतिहास का भव्य संगम होने जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर संग्रहालय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये संग्रहालय न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों की विरासत को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत करेगा। यहाँ देश विदेश के प्रसिद्ध मंदिरों की वास्तुकला, मूर्तिकला, शिलालेख और सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक के साथ दर्शाया जाएगा। संग्रहालय में राम मंदिर से जुड़ा इतिहास, भारतीय मंदिर परंपरा की यात्रा और सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अयोध्या केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी पहचान बनाएगी। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 4 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में नया संग्रहालय युवाओं, विदेशी पर्यटकों और भारतीय संस्कृति के शोधकर्ताओं के लिए बड़ा केंद्र बनेगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और राज्य में पर्यटन आय में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।